नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज गुप्तानी आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। दोस्तों, बहुत टाइम से मेरे पास एक क्वेरी आ रही थी कि मैं हिंदुजा ग्रुप की अशोक लीलैंड से रिलेटेड एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो बनाऊँ। दोस्तों, बहुत सालों से बहुत ज़्यादा उम्दा नाम रहा है इस कंपनी का, जहाँ तक कि जब भी हम बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट के लिए, चाहे वो हेवी कमर्शियल व्हीकल हो या फिर लो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट, अशोक लीलैंड का नाम ज़रूर आता ही है। लेकिन समस्या क्या रही है कि एक ज़माने में जिस स्टॉक ने ₹160 तक की ऊँचाई भी देखी थी, वो आज बेचारा 45 से ₹50 के अंदर-अंदर घूमे जा रहा है और वो भी पिछले काफ़ी टाइम से। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोग कंसर्न्ड हैं इसको लेके कि क्या रहेगा इसका स्टॉक एनालिसिस, किस तरीके से मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, आखिर क्या रीज़न्स रहे कि आखिर ये क्यों इतना नीचे गया और इसकी फ़ोरकमिंग स्ट्रैटेजीज़ और उन सबको देखते हुए क्या हमें इस स्टॉक में होल्ड करे रहना चाहिए या क्या हमें इस स्टॉक में बाइंग अच्छी रखनी चाहिए या सेल करके निकल जाएँ? ये सारी चीज़ें मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको मैं इसी तरीके से अपने बेहतर से बेहतर स्टॉक एनालिसिस लाके देता रहूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं आखिर ये कंपनी करती क्या है? किसी भी कंपनी में पैसा निवेश करने से पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर वो काम क्या करती है। अशोक लीलैंड का जो बेसिकली काम है वो हेवी कमर्शियल व्हीकल में है। आपकी बसेस, ट्रक्स या लोअर कमर्शियल व्हीकल ये प्रोड्यूस करता है। ये मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में और इसका मेजर प्लांट चेन्नई में है। आज के दिन इसके अंदर 2.5 करोड़ से भी ऊपर की वॉल्यूम ट्रेड हुई है। इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न बहुत सारे लोगों का जो जुड़ा हुआ है वो दोस्तों ये कि पिछला क्वार्टर लॉकडाउन की वजह से इस कंपनी में भारी तरीके की गिरावट आई है इसकी सेल में। अगर मैं इसके जून 20 के फिगर्स को कंपेयर करूँ जून 19 से, तो ऑलमोस्ट 81% का डिक्लाइन आया है इसकी सेल में। अब ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ करता है कि ऐसे केस में इस कंपनी के साथ जुड़े रहना क्या समझदारी है या नहीं? तो दोस्तों, मैं कुछ एक चीज़ें आपको इस वाली वीडियो के साथ क्लियर करना चाहूँगा। इस वीडियो के साथ कुछ खामियाँ हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छी बढ़िया चीज़ें भी हैं, जिसकी वजह से अगर आप इसके अंदर होल्ड करके चलते हैं या एटलीस्ट वो चीज़ एनालाइज़ करके चलेंगे, तो आप एक बेहतर पोज़ीशन में रहेंगे। आउटराइटली किसी भी कंपनी को रिजेक्ट करना कभी भी बेटर नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज अगर ये 2.5 करोड़ से ऊपर की वॉल्यूम का ट्रेड हुआ है, तो उसके अंदर जो डिलिवरेबल क्वांटिटी रही, वो ऑलमोस्ट 21% रही है। 21% इज़ अ गुड नंबर। गुड बेसिक नंबर बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन गुड नंबर है। ये बेसिकली आपको ये बताता है कि कहीं न कहीं अगर लोग इसमें बाय करके, होल्ड करके डिलीवरी ले रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जी हाँ, इसका प्राइस बेटर होगा। जहाँ तक की बात करूँ मैं इसकी ईपीएस की, तो वो बहुत ज़्यादा उम्दा नहीं है पिछले कुछ टाइम से, 1.15 का रहा है खाली। वहीं दूसरी ओर अगर आप इसका पीई रेशो देखें, तो 44.91 है। इंडस्ट्री पीई से थोड़ा ज़्यादा है ये, वो जो कि 32 है और पीई रेशो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। जहाँ तक कि हम इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1% से भी कम है। अगेन दैट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ रियली फेवरेबल। लेकिन ये तो है ही आज से जुड़ी हुई इसकी मेजर बातें जो आज के सिनेरियो में चल रही हैं। लेकिन इसके फाइनेंशियल एनालिसिस क्या कहता है? तो दोस्तों, अगर हम पिछले 2 साल का ट्रेंड देखें, तो कैश फ्लो जो कि एक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फॉर दैट मैटर सर्विस कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो इस कंपनी का लगातार पिछले 2 सालों से इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो व्हिच इज़ डेफिनिटली अ वेरी गुड पॉइंट फॉर दिस कंपनी। दूसरी ओर अगर मैं वीकनेस की बात करूँ, तो इस कंपनी का लगातार डेट बढ़ता जा रहा है। किसी भी कंपनी की कमर तोड़ सकता है वो डेट। क्यों ऐसा होता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं उन कंपनीज़ में निवेश करना जो कि डेट फ्री हों? वो उसके पीछे का वजह ये होता है क्योंकि डेट आपको मजबूर कर देता है आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स को बढ़ा के आपके ओवरऑल प्रॉफिट्स को कम करने में। तो इस कंपनी का लगातार जो डेट बढ़ रहा है उसके चलते आपको हायर इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ रही है। साथ ही साथ अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूँ या मैं पिछले ईयर के रिज़ल्ट्स की भी बात करूँ एज़ कम्पेयर्ड टू 18-19 फाइनेंशियल ईयर, तो लगातार ईयर ऑन ईयर और लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रेवेन्यू, इसके प्रॉफिट्स और इसका प्रॉफिट मार्जिन तीनों कम हुआ है। लेकिन अगर इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो वो इस टाइम 14 पे है। 14 का मतलब है कि इसमें भारी मात्रा में ओवरसोल्ड करी गई है पोजीशन, जिसके चलते ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। लेकिन क्योंकि वो 14 है एंड दैट इज़ लेस देन 25, कहीं न कहीं वो एक इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ सिचुएशन दिखाता है। साथ ही इस स्टेक में अगर मैं स्टॉक में स्टेक बात करूँ कंपनी के प्रमोटर्स का, तो वो शुरू से पिछले मतलब 2019 से अगर आप देखें तो वो लगातार 45% से ऊपर रहा है, कम नहीं किया गया है। ऐसे में अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही होती हैं तो यूजुअली सबसे पहले उसके प्रमोटर्स धीरे-धीरे अपना स्टेक निकालना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अशोक लेलैंड के केस में ऐसा नहीं हुआ है। 45% वो स्टार्टिंग से मेंटेन्ड है, वो अभी भी उतने पे ही है। हाँ, थोड़े बहुत स्टॉक्स इन्होंने प्लेज ज़रूर कर लिए हैं। इस स्टॉक के सबसे बुरी तरह पिटने का जो कारण रहा पिछले काफ़ी टाइम से, वो ये कि मार्च 19 में जो उसका रेवेन्यू 33,000 करोड़ से भी ऊपर था, वो मात्र 22,000 करोड़ रह गया था मार्च 20 के एंड तक आते-आते। और उसमें एक और जिस बड़ी वजह ने जिसने उसके हालात और ज़्यादा बदतर कर दिए, वो ये कि इसने हेवी डेट ले रखा है, जिसके चलते जो इसकी ओवरऑल इंटरेस्ट पेमेंट 1,500 करोड़ थी 2019 में, वो बढ़ के अब 1,800 करोड़ हो गई 2020 में।
आप लगातार देख रहे हैं, इसका स्टॉक में लगातार जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लगातार डेट ज़्यादा लेते जा रहे हैं। तो ये एक वीकनिंग पोज़ीशन की खबर है। दोस्तों बात आती है कि फाइनली हमें करना क्या चाहिए? क्या ये स्टॉक बुरा है? जी नहीं, पूरी तरीके से तो बुरा है नहीं, क्योंकि मार्केट में इतने सालों से टिका हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ तक बात करी जाए कमर्शियल व्हीकल में, तो ये मार्केट में लीडर है। अशोक लेलैंड के नाम के अलावा अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिखता है तो फोर्स मोटर है या आयशर, बस। इससे ज़्यादा आपको कोई और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल के बिज़नेस में नहीं दिखता बंदा। तो मार्केट लीडर होने की वजह से इसके पास लीवरेज हमेशा रहेगी। तो क्या हमें इस पोज़ीशन में एग्ज़िट करना चाहिए या इसका आने वाला ट्रेंड क्या दिखाता है? तो दोस्तों मेरे कुछ एक पॉइंटर्स हैं, मेरे एनालिसिस के, जो कि आपको ये सजेस्ट करेगा कि आपको इसमें होल्ड करके रखना चाहिए। आप अगर इसके अंदर आज एंटर कर रहे हैं 50 से ₹51 के अंदर-अंदर, तो आपको इसे कम से कम होल्ड करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 टू 3 मंथ्स, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि ये अराउंड 60 टच करेगा वेरी सून। और उसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं? लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दोज़ रीज़न्स। सबसे पहली वजह रहती है इनका नया कमर्शियल व्हीकल, एक लो कमर्शियल व्हीकल ये लोग लॉन्च करने वाले हैं फीनिक्स नाम से इस साल। इसकी वजह से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY20 में जो कि उनका मार्केट शेयर 9% था, वो FY22 तक बढ़ के 15% हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा, अगर आप इनके BS4 व्हीकल को देखें, तो दोस्तों इनके पास BS4 की कोई व्हीकल में इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ये ऑलरेडी सारी की सारी सोल्ड आउट कर चुके हैं। तो अब जो भी इनके पास स्टॉक पड़ा हो, वो सारा का सारा फ्रेश स्टॉक है, वो सारी फ्रेश इन्वेंट्री है, तो उसके चलते भी इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इनकी इन्वेंट्री और स्टोरेज कॉस्ट पुराने व्हीकल को रखने के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहेगी। अनदर गुड पॉइंट। इसके चलते तीसरा पॉइंट, दोस्तों लॉकडाउन अब धीरे-धीरे ओपन होना स्टार्ट हो गया। तो जो प्रॉब्लम्स इनको पिछले 1 क्वार्टर में फेस करनी पड़ रही थी बिकॉज़ ऑफ लॉकडाउन, वो अब धीरे-धीरे बेटर होगा। तो जो पिछले 1 क्वार्टर में 81% का डिक्लाइन आया, अब वो धीरे-धीरे ग्रोथ की तरफ इम्प्रूव होगा। तो डिमांड एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस में एनी हाउ आपको चाहिए ही होती है, तो ये बढ़ेगा। चौथी चीज़ जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल सकता है, मार्केट सेंटिमेंट इस टाइम बहुत हद तक चाइना के खिलाफ चल रहे हैं, जिसके चलते बहुत सारी कंपनीज़ ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से इंडिया में शिफ्ट करने का सोचा है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बेस अपना शिफ्ट करेंगे, तो आपको कहीं न कहीं ट्रांसपोर्टेशन की भी डिमांड और कंजम्पशन, चाहे वो हेवी कमर्शियल व्हीकल की हो या वो मीडियम कमर्शियल व्हीकल की, वो बढ़नी लाज़मी है। वहीं तीसरी ओर ये लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि आने वाले 3 क्वार्टर में, पहला इनका स्ट्रॉन्ग सीज़न रहता है उस टाइम पे, बेटर डिस्काउंट्स ये प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ पुराना जो हिस्टोरिकल बेस कहता है कि जी अभी तो डिक्लाइन हुआ था लॉकडाउन के चलते, वो धीरे-धीरे खुल रहा है। तो इन तीनों वजह से इनके पास लगातार ग्रोथ के चांसेस बने रहेंगे। साथ ही हम सब लोगों को पता है कि इस बारी मानसून बहुत टाइम से आ गया दोस्तों। तो आपके राबी क्रॉप हो या फिर खरीफ की बात करें, इन दोनों की हार्वेस्टिंग अब शुरू हो गई है, ऑलमोस्ट होने वाली है। तो उसके चलते आपको ट्रांसपोर्टेशन की डिमांड चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि आपको ये सारी की सारी क्रॉप्स हार्वेस्ट करके पहुँचानी होंगी अपनी अलग-अलग जगहों पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इस चीज़ को कंट्रीब्यूट करेगा और साथ ही साथ इन लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी कुछ एक बदली है। तो जो इनके नए ट्रक्स अब लॉन्च हो रहे हैं, वो मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म के तहत उनमें बदलाव बेहतरी के लिए ये लोग नया इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, नया डिज़ाइन, नई चीज़ें। तो जिसके चलते मार्केट में फिर से इनको बेटर प्रिविलेज मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों ये हैं वो सारे एनालिसिस के पॉइंट्स जिनके चलते अगर आप ध्यान से देखें और थोड़ा दूर तक अगर देख पाएँ, तो आपको अशोक लीलैंड जैसे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अगर हम 25 मार्च के हिसाब से देखें, वो जो स्टॉक्स 30-30% नीचे आ गए थे, वो वापस से ऊपर चले गए हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है, क्योंकि लॉकडाउन में समस्या बहुत ज़्यादा झेलनी पड़ी थी ट्रांसपोर्टेशन को, इसके चलते उभर पाया ही नहीं है। तो ऐसे में ये अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो ऐसे में मेरी रिकमेंडेशन इसमें बाय की ही रहेगी और अगर जो लोग निराश होके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि हमें क्या इसे एग्ज़िट करके लॉस में निकल जाना चाहिए, जी नहीं दोस्तों, आप लोगों को इसको रिटेन रखना चाहिए। इट्स अ गुड स्टॉक। मैं मानता हूँ इसके फंडामेंटल्स इस टाइम थोड़ा-सा वीक चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डीग्रोथ इन द प्रॉफिट और डीग्रोथ इन द रेवेन्यू, बट येस इसकी स्ट्रैटेजीज़ और इसके आने वाले अपकमिंग चीज़ें पॉजिटिव ट्रेंड्स की ओर भी दिखा रहे हैं। तो स्ट्रांगली मेरा बिलीव है कि ये बढ़ेगा ही। तो डेफिनिटली दिस शेयर विल टच द मार्क ऑफ 58 टू 60 रुपीज़ वेरी सून। सो इस टारगेट के साथ आप बने रहें, 18 से 20% आपको शॉर्ट टर्म में ही ये कमा के दे देगा। तो दोस्तों ये थी मेरा एनालिसिस अशोक लीलैंड को लेके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के बारे में भी ऐसे एनालिसिस आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दीजिएगा और डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू स्टे अहेड विद अस। तब तक के लिए जय हिंद।